हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 2025 का टॉप 45 सवाल का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने 28 सवाल का सोल्यूशन 3 वीडियो में करवा चुका हूं। अब 28 के आगे सवाल देखिए। 29वां सवाल क्या कह रहा, जिसमें 29वां सवाल क्या कह रहा कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा कि जिसमें 33 गो अमरूद का पेड़ है, 55 गो केला का पेड़ है और 88 माल्टा का पेड़ है। इस सभी पेड़ों को एक ही पंक्ति में इन सब पेड़ों को पंक्ति में हमको इस प्रकार लगाना है कि हर एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ होना चाहिए और हर एक पंक्ति में पेड़ की संख्या भी समान होनी चाहिए। मतलब क्या कर रहा है कि मतलब इस सभी पेड़ को प्रत्येक पंक्ति में हमको इस तरह से पेड़ लगाना है कि हर एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ होना चाहिए और हर एक पंक्ति में पेड़ की संख्या समान भी होनी चाहिए। तो क्या होगा, उसका एच शेप होगा। जैसे मैंने कहा कि सभी पेड़ को हमको पंक्ति में ऐसे लगाना है कि हर एक पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ होना चाहिए और एक ही प्रकार के पेड़ होना चाहिए और हर एक में पेड़ की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब जैसे हमको पंक्ति लगाना है तो हर एक पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ हो और हर एक में पेड़ की संख्या समान हो। तो हर एक के पेड़ की संख्या समान हो मतलब क्या हुआ, इसका एच शेप होगा। तो जैसे में हर एक पंक्ति में हम कितना पेड़ लगावेंगे, तो हर एक पंक्ति में कितना पेड़ लगेगा, तो इस सब का एच शेप होगा। तो कितना, जैसे में 33 और 55 और 88, इसका हम एच शेप ले लेते हैं। तो मतलब एच शेप कितना होगा, 11 आएगा कि नहीं। मतलब हर एक पंक्ति में हम 11 पेड़ लगावेंगे कि नहीं। मतलब सवाल क्या करिए, जैसे में 33 को अमृत का है, 55 केला, 88 माल्टा। अब हर एक, अब इसको पंक्ति में हमको इस तरह से पेड़ लगाना है कि हर एक पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ होना चाहिए और हर एक पंक्ति में पेड़ की संख्या समान होना चाहिए। तो हर एक पंक्ति में पेड़ की संख्या समान हो तो मैक्सिमम हम कितना पेड़ लगा सकते हैं, तो इस सब के इससे मतलब 11 पेड़ लगा सकते हैं। मतलब जैसे में 33 को अमरूद का पेड़ है कि नहीं, और हर एक पंक्ति में हम 11 को पेड़ लगाते हैं तो कितना तो कितना पंक्ति तैयार होगा, 3 पंक्ति तैयार होगा कि नहीं। जैसे में टोटल 33 को अमरूद का पेड़ है और हर एक पंक्ति में 11 को पेड़ लगाते हैं तो कितना पंक्ति अमरूद का तैयार होगा, तो अमरूद का 3 पंक्ति तैयार होगा कि नहीं। उसी तरह से टोटल 55 गो केला है, ठीक। जैसे में 55 गो केला का पेड़ है और हर एक पंक्ति में हम 11 पेड़ लगाते हैं तो केला का के गो पंक्ति तैयार होगा, तो डिवाइड करते हैं 55 को 11 से तो 5 गो पंक्ति तैयार होगा कि नहीं। उसी तरह से 88 गो माल्टा का पेड़ है और हर एक पंक्ति में हम 11 पेड़ लगाते हैं तो माल्टा का कितना पंक्ति तैयार होगा, तो 88 को 11 से डिवाइड करते हैं 8 पंक्ति, तो टोटल कितना पंक्ति तैयार होगा, जोड़ देते हैं 5 3 8 16। यही आपसे पूछ रहा था 16 पंक्ति। अगला सवाल देखिए, तो तीसवा सवाल देखिए। तीसवा क्या कह रहा है कि जैसे में दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ जो है 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। मतलब दोनों संख्या जो होगा हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा और एचसीएफ का 7 का मल्टीपल हम ऑप्शन से चेक कर सकते नहीं। जैसे में सवाल क्या है कि जैसे में दोनों संख्या का योग क्या होता है, एचसीएफ इंटू, जैसे में दोनों संख्या जो होता है उसका योग क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई होता है, इन होता है। मतलब जो संख्या का योग होगा वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा और एचसीएफ कितना जो 7, मतलब आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल। तो एक ही ऑप्शन 161 7 का मल्टीपल, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस सवाल को अगर बेसिस से करेंगे तो कैसे होगा, तो बेसिस से देख लीजिए।
क्या कर रहा है कि जैसे मैं दो संख्या के एलसीएम जो है उनका एचसीएफ 126 गुना है, तो एलसीएम क्या होता है एचसीएफ इंटू एक्स गुना बाय इन एलसीएम होता है। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 126 गुना है ना। तो एक्स गुना बाय कितना निकल गया 126 निकल कर आएगा कि नहीं एक्स गुना बाय। अब दूसरा क्या कर रहा है कि एच कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो एचसीएफ का 5 गुना है, जिसमें दोनों संख्या का अंतर क्या होता है एचसीएफ इंटू एक्स गुना माइनस बाय दोनों का अंतर। और ये क्या होगा एचसीएफ का 5 गुना है, तो एक्स माइनस बाय कितना निकल के आ गया 5, एक्स माइनस बाय 5 निकल के आया कि नहीं। अब यहाँ से हम दोनों को सोल्व करके 122 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसको डायरेक्ट देखिए 126 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे में हम क्या करें 122 जैसे में 126 को हमको ऐसा तोड़ना होगा कि 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 गुना करने पर जैसे में 100 और 22 का मान हमको अपन मन से ऐसा रखना होगा कि गुना करने पर 26 आवे और घटाने पर 5 आवे। तो 126 को देखे कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो 14 और 9 तोड़ सकते हैं कि नहीं। जैसे में 14 और 9 को गुना करेंगे तो 126 आ जाएगा, और 14 और 9 को घटावेंगे जैसे में 14 और 9 को घटाएंगे तो दोनों का अंतर 5 आएगा कि नहीं। मतलब एक्स का मान 14 22 का मान 9 होगा कि नहीं। तो सवाल हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों का योग, तो दोनों का क्या हो योग एचसीएफ इंटू एचसीएफ का था 7 इंटू एक्स प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 9 23, तो कितना होगा 7 21 7 14 तो 16 161 आ गया कि नहीं। आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कहना है यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 45 की स्पीड से चलती है तो वह 4 मिनट देर से पहुंचती है। इन्हें सवाल है तो यात्रा का सही समय क्या होगा। तो देखिए इस सवाल में क्या होगा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है कि नहीं। जिसमें एक ट्रेन था जो 40 की स्पीड से जाता है तो इतना मिनट से पहुंचता है, अगर 45 के जाएगा तो इतना मिनट देर से पहुंचेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा कि नहीं, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो जो चाल का रेशो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। जिसमें चाल क्या है 40 और 45, इस चाल का रेशो हो गया स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या होगा इसका उल्टा 9:8 आएगा कि नहीं। अब क्या करा कि इन दोनों में टाइम का अंतर कितना दिया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना हुआ कि पहले 10 मिनट देर से पहुंच रहा था, अब 4 मिनट देर से पहुंचा, कितना का टाइम का अंतर 6 गुना। तो पूछ क्या रहा कि ट्रेन द्वारा पूरी दूर तय करने का सही समय क्या होगा। तो अगर 9 यूनिट का मान अभी क्या होगा 6 गुना होगा कि नहीं, 9 6 के 54। तो क्या कर रहा है कि जिसमें कोई व्यक्ति 40 का स्पीड से जाता है तो उसको 54 मिनट में पहुंचता है। मतलब 40 मिनट में कोई बंदा जाता है 44 मिनट का स्पीड से तो 54 मिनट में पहुंचता है। लेकिन क्या करा कि 40 स्पीड से जब जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसको तो 10 मिनट पहले पहुंचना था, मतलब 44 मिनट में पहुंचेगा। सही समय क्या उसका होना चाहिए। जैसे में 40 का स्पीड से जाता है तो 54 मिनट में अपने स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन क्या कह रहा है कि 40 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब उसको एक्चुअल समय लगना चाहिए कितना 24 मिनट। और ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि जिसमें जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपने समान चाल की 3 से चलता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देर से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार समान चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है। कह रहा है कि जैसे में उसका पहले चाल उसका 8 था, लेकिन अब वह 3 की 4 स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशो कितना हो गया इतना होगा कि नहीं। तो टाइम का रेशो क्या होगा इसका उल्टा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। जिसमें पहले वह 8 का स्पीड से चलता था लेकिन अब वह 3 का स्पीड से जा रहा है, स्पीड का रेशो इतना होगा। तो टाइम का रेशो का उल्टा करें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टाइम में गैप कितना आ रहा है 5 यूनिट का।
और यहाँ टाइम में गैप कितना है 45 मिनट का, कितना गुना है 9 गुना। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा है कि यदि वह अपनी समान चाल से चलता तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगता है। समान चाल से मतलब क्या हुआ कि वह जब 8 के स्पीड से चलता है तो उसको कितना समय पहुंचता है, 3 यूनिट में पहुंचता है। मतलब सवाल हमसे पूछा कि समान चाल से जब चले तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब जब 8 के स्पीड से चलेगा तो कितने समय पहुंचेगा 3 यूनिट में। तो ये हमको 3 यूनिट का मान निकालना, तो 3 यूनिट का मान भी 9 गुना हो कि नहीं, मतलब 9 तिया 27। और ये आपका आंसर पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिन में पूरा करते हैं तो बी को अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय दिन लगेगा ना, कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि जैसे बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। इन है कि जैसे में क्या कह रहा है कि जैसे बी को अगर 4 समय लगता है, जैसे बी को 4 मिनट का समय लगता है तो ए को उसका 3/4, 3/4 मतलब क्या हुआ 3। जैसे में क्या कहा कि बी को जितना समय लगता है उसका 3/4, मतलब जैसे बी को अगर 4 मिनट का समय लगता है तो ए को कितना लगता है इसका 3/4, मतलब 3 यूनिट, 3 मिनट समय लगता है। लेकिन 3 मिनट में मात्र आधा दूरी ही तय करता है, हाफ दूरी। तो पूरा दूरी कितना समय तय करेगा, 6 मिनट में तय करेगा कि नहीं। तो ए का समय कितना होगा 6, इसका रेशो निकालते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं कह रहा कि बी को जितना समय लगता है उसका 3/4 में ए आधा दूरी तय करता है ना, कह रहा कि जैसे बी को अगर 4 मिनट का समय लगता है तो ए को कितना लगता है उसका 3/4 मतलब 3 मिनट समय लगता है। लेकिन वो 3 मिनट में हाफ दूरी तय करता है, वन तो दूरी ही तय करता है। एक और टू काम ही कर पाता है, हाफ काम कर पाता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में। जैसे मैं आधा काम और 3 दिन में करता, 3 मिनट में करता है, तो पूरा काम 6 मिनट में करेगा कि नहीं। ये क्या होगा, टाइम का रेशो निकलेगा कि नहीं। तो इफिशियंसी का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा 2:3 होगा कि नहीं। तो हम सवाल क्या करा कि यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिन में पूरा करता है, तो जिसमें दोनों मिलकर वह 66 दिन में पूरा करता है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 3 2 5, दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ दिए तो क्या होगा एक दिन में दोनों कितना काम करते 3 2 5, तो 66 दिन में कितना काम करेगा 66 गुना कर दिए, मतलब टोटल काम कितना होगा इतना। अब इस टोटल काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी के एफिशिएंसी डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 110। अगर 3 से काटेंगे तो 22, 110 आ गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था 110 दिन। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक किला में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो जब इस टाइप के सवाल तो क्या करते हैं, सीधे रिमेनिंग वर्ग को इक्वल करते हैं। जैसे में क्या है कि 150 व्यक्ति था, ठीक, उसका भोजन 45 दिन के लिए था, लेकिन 15 दिन के बाद 25 पुरुष चला गया। जब 85 दिन का भोजन था लेकिन 15 दिन के बाद 25 पुरुष चला गया, तो कितना दिन बचा 70 दिन, 70 दिन बचा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे 150 था तो 15 दिन के बाद, तब जैसे टोटल 85 दिन का था 15 तो 70 दिन का था। अब क्या करा कि जैसे 25 पुरुष चला गया तो कितना पुरुष बचा 125 पुरुष। तो 125 पुरुष का भोजन कितने दिन के लिए होगा, तो यहाँ से पूछा दिन, 25 × 25 छक्के 150, 14 × 25 70, तो दिन कितना होगा 14 छक्के 84। और ये आपसे पूछा था 84 दिन आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुपाती है। यदि उपकरण 120 वोल्टता होने पर
150 वाट की खपत करता है तो 240 वोल्ट पर वह कितनी बिजली खपत करेगा ना। कह रहा है क्या कह रहा है कि जैसे बिजली का जो खपत है वो अनुप्रयुक्त वोल्टा के वर्ग के अनुपाती है। जैसे में उसका जो बिजली का जो पावर है वो वोल्ट के स्क्वायर के अनुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो पूछ कर रहा है कि जैसे में 120 वोल्ट तक होने पर 150 वाट की खपत करता है, मतलब कितना खपत करता है 150 वाट खपत करता है, कितना पर 120 वोल्ट पर। तो पूछ क्या रहा कि 240 वोल्ट पर वह कितना खपत करेगा। दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे में हमने इसको क्या माना कि जैसे P1 पावर खर्चा करता है तो उसको वोल्ट कितना है इतना, तो अगर P2 पावर खर्च करेगा तो वोल्टेज कितना होगा इतना होगा। और दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये तो किए हैं। बाद में 24 4 5 चौके 60 600। आइए आपसे पूछ रहा था 600। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के अनुपाती है। मतलब जो फोर्स जो होता है वो मास पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि नहीं। तो क्या कहेगा 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को गतिमान करने के 10 न्यूटन का बल लगता है। मतलब 10 न्यूटन का बल लगता है कितना वेट पर 2 kg पर। तो पूछ रहा क्या चाहिए कि 5 kg पर उसको कितना बल लगेगा, कितना न्यूटन का बल लगेगा। ये पूछ रहा कितना लगेगा 10 कितना लगेगा। इसका गलती कर दी। सवाल क्या करा कि जैसे में 2 kg द्रव्यमान पर उसको 10 न्यूटन का बल लगता है। जैसे में 10 न्यूटन का उसको बल लगता है कितना पर 2 kg द्रव्यमान पर। तो पूछ क्या रहा कि 5 kg द्रव्यमान पर उसको कितना न्यूटन का बल लगेगा। दोनों को इक्वल कर दिए, 2 × 25। तो n का मान कितना आ गया 25 आ गया कि नहीं, खत्म। मतलब कुछ नहीं करना कि जैसे हमको F1 फोर्स लगता है कितना पर M1 मास पर, अगर F2 फोर्स लगा कितना पर M2 मास पर, और दोनों को हम क्या कर दें इक्वल, खत्म। तो सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर दो वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 42 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है तो मूलधन क्या होगा। तो इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है तो 1 साल का कितना होगा 21 21 होगा कि नहीं। इसमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 42 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 21 होगा। अब उसको 2 साल में कंपाउंड एक कॉमन मिला तो ब्याज कितना मिला होगा 9 रुपया। दोनों को घटा दे 51 से 42 9, तो कितना गुना है 9/21, मतलब 3/21 गुना है कि 3/7 गुना। तो प्रिंसिपल का भी 3/7 गुना हो कि नहीं। तब प्रिंसिपल का 3/7 गुना कितना है 21 है। तो प्रिंसिपल कितना है 49। आइए आपसे पूछ रहा था 49। अगला सवाल देखिए, ये क्या करा जब संख्याओं इतना इतना को सबसे बड़ी संख्या 1 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। क्या करा एक ऐसी बड़ी संख्या जो इस सभी शेष को डिवाइड जब करते हैं, मतलब एक ऐसी बड़ी संख्या लेना है जो इस सब को हम डिवाइड करते हैं तो हर एक स्थिति में समान शेष बचता है। जब इस टाइप के सवाल हो तो कुछ न कर दो दो का डिफरेंस लेके एचसीएफ ले लेना है। जैसे में ये दोनों का डिफरेंस लेना है और ये दोनों का डिफरेंस लेना है और शुरू और लास्ट के डिफरेंस लेकर अंत तक एलसीएफ ले लेना। क्या करना है दो दो इस टाइप के सवाल जब भी आवे तो दो दो का डिफरेंस लेकर एचसीएफ ले लें, कुछ नहीं करना। जैसे में दोनों को अंतर करेंगे कितना होगा, जैसे में ये दोनों को जब अंतर करेंगे तो कितना होगा 80 80 100 में से 7800 घटाएंगे कितना होगा 200। 80 100 में से 7800 घटाएंगे 200 और 22 में से 7 घटाएंगे तो +15 है कि नहीं। मतलब 215 आएगा कि नहीं घटाने पे। उस तरह से 8600 में से 80 घटाएंगे तो 600, ठीक।
उसके साथ 67 में से 22 घटावेंगे तो कितना होगा? 5×7 = 45 प्लस 45 तो 645 आ गया कि नहीं? उस तरह से 16 लास्ट को घटावेंगे तो कितना होगा? 8600। जैसे में दोनों घटाएंगे कितना होगा? 0 0 6 8 8 16। जैसे में घटाएंगे कितना होगा? 0 6 8 8 16 860 होगा कि नहीं? अब इसका हमको क्या करना होगा? एसएफ लेना होगा, मतलब दो दो का डिफरेंस लेके एसएफ। तो एसएफ लेंगे कितना होगा? 215 से कटता है, 215 से सीधे कट जाएगा तीनों। तो 215 ही आपका क्या होगा? एसएफ होगा कि नहीं? इसका हम क्या करना है? एसएफ लेना है। जैसे मैंने क्या कहा कि एक ऐसी बड़ी संख्या लेना है जो तीनों को डिवाइड करने पर हर एक बार इक्वल शेष में बचे। जब इस टाइप का सवाल हो तो दो दो का डिफरेंस लेके एसएफ लेना बस। तो एसएफ लेंगे तो कितना है? 215 एसएफ आ जाएगा, क्योंकि 215 645 को काट दिया 3 मतलब में, और 860 को 4 मतलब काट दिया 245, और इसका सम पूछ रहा था 5 2 7 8। इसका डी का सम 8 हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना तक को डिवाइड करने पर शेष पर इतना बचे। मतलब एक ऐसी हमको बड़ी संख्या लेना है जो 1163 और को जब काटे तो उसका शेष पर पन्ना बचना चाहिए, और 2214 को जब डिवाइड करें तो शेष पर 42 बचना चाहिए। तो संख्या क्या होगा? तो सीधे क्या करना, जो शेष पर बच रहा उसका अंतर करके ऐसे ले लेना। जैसे में 1163 में 15 घटावेंगे तो कितना बचेगा? जैसे में 1163 है, इसमें हमको 15 घटा देना है तो कितना बचेगा? 8 5 13 4 1 5। उसी तरह से 22 14 है, तो इसका शेष पर क्या बचता है? 82। ये दोनों का अंतर करके कितना होगा? 2 8 3 11 21 32 आ गया कि नहीं? मतलब हमको क्या करना है कि एक ऐसी बड़ी संख्या लेना है कि सबको जब डिवाइड करते तो शेष पर 15 42 बचना चाहिए। जब इस टाइप का तो जो शेष पर बचता है उसको घटा के सीधे एचसीएफ ले लेना है। अभी दोनों को क्या करना है? हमको एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या होगा? तो हम सीधे क्या चलते हैं? ऑप्शन से चलते हैं। तो इन दोनों के जब हम एचसीएफ लेंगे तो ध्यान से देखें कि दोनों एक इवन नंबर है कि नहीं? तो एचसीएफ जो होगा वो भी एक इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर कौन है? 164 है। कि जैसे मैं इन दोनों एचसीएफ जो लेंगे तो दोनों संख्या तो इवन है, तो एचसीएफ जो आएगा तो इवन नंबर ही आएगा। तो इवन नंबर तो एक एक ऑप्शन में ही है, खत्म, ये हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है कि जब इतना से सबसे छोटी संख्या एक से भाग देते हैं तो प्रत्येक की स्थिति में 3 शेष बचता है। तो एक से जो 7 से भी करना चाहिए। तो क्या कर रहा है? एक ऐसी छोटी संख्या जो इस सब को काट दे तो प्रत्येक की स्थिति में, मतलब एक ऐसी छोटी संख्या को लेना है जो इस सब से डिवाइड जब करते हैं तो हर बार 3 शेष बचता है, लेकिन वह संख्या 7 से भी काटना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो एक जो मान होगा वो हमेशा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कौन जो 7 से कटा है देखिए, तो जैसे 7203 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 7 14 63 963, ठीक है। मतलब 7 से सिक्का जाएगा, आंसर हो गया आपका। और इसको बेसिस से बनाने क्या होगा? इस सब का एलसीएम लेना होगा और फिर उतना जोड़ देना होगा। इस सब के एलसीएम गुने के और प्लस 3, और के का मान ऐसा जो 7 से कट जाए, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या इतना है, इसे अंदर और बाहर दोनों तरह से पेंट किया जाना है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो 15 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्यों नहीं है, स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
जैसे मैं क्या करा कि जैसे मैं एक आध कटोरा है, इस तरह से कटोरा है। अब इसको क्या करा कि अंदर और बाहर दोनों से पेंट करना, मतलब इसके आंतरिक भाग को भी पेंट करना है और बाहरी भाग को भी पेंट करना है। इन है जिसमें एक कटोरा है तो उसके अंदर का जो भाग होता क्या होगा, अर्ध अर्ध गोलाकार होता है, और बाहर का जो भाग वो भी अर्ध गोलाकार होगा। आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा कि नहीं। जैसे में एक आध कटोला है तो उसको अंदर जब पेंट करेंगे तो आध गोलाकार टाइप का होता है और बाहर भी आध गोलाकार टाइप का होता है। अब दोनों का हम जब जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा कि नहीं। मतलब गोला का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यही आपसे हमसे पूछ रहा था, क्योंकि जैसे में यहाँ पर हमको मोटाई नहीं दिया हुआ है, तो मोटाई जब नहीं दिया तो मतलब उसको नगण्य मान के चलते हैं कि कटोरा का मोटाई कुछ नहीं होगा। मतलब जो अंदर का जो बग पीस होगा वही बाहर का बग पीस इक्वल होगा। तो मतलब आध कटोरा क्या होता है, आध गोला। आध गोला मिलकर दो को बनेंगे तो क्या होगा, गोला बनेगा कि नहीं। तो गोला का कुल पीस पे क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर। और 4 पाई मतलब क्या होगा, 4 गुने पाई मतलब क्या होगा, 22/7। और गुने रेडियस कितना होगा, 3/5 गुने 3/5। अब क्या कर रहा है, इतना क्षेत्रफल हो गया, लेकिन क्या है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 15 है, तो 1 सेंटीमीटर खर्चा कितना होगा, 15/10। इसे डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 11 का मल्टीपल भी आंसर आना चाहिए। तो कौन 11 का मल्टीपल, 2 1 3 11 का मल्टीपल है, 5 1 6 नहीं है, 4 नहीं है, 3 3 6 नहीं है। खत्म हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका। जय हिंद दोस्तों।